Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग पहुंच गए। इससे पहले हम लोग ने 1 से 9 तक सबके ए बी सी डी जितने भी पार्ट थे वो हम लोग ने फिनिश कर दिए। ये पेपर है 2003 का, इसका मतलब 2024 में जो पेपर होगा उसके प्रैक्टिस के लिए मैं पेपर करा रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि इससे सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिजिकल पेपर आपके लिए समझ लो, अगर मतलब एकदम रामबाड़ एकदम सिद्ध होने वाला है कि अगर 75 मार्क्स की बात कर रहे हैं तो आपको 50 मार्क्स के नीचे नहीं आने देगा। ठीक है, चलो बात करते हैं स्टार्ट से, बहुत हो गई बातें। क्वेश्चन नंबर 10 के ए की बात कर रहे हैं। इसमें क्या कह रहा था कि जिंक इज मोर रिएक्टिव विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, टू गिव हाइड्रोजन गैस देता है बट कॉपर डज नॉट देता है। देखो एकदम छोटे बच्चे की तरह अगर बात करें तो ये रहा जिंक, ये रहा H2SO4। अगर क्लास 10 की तरह बात कर रहे हैं तो यहाँ से ZnSO4 को निकाल ले जाएगा इस तरह, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट। ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है 2 प्लस, ये यहाँ पे क्या है प्लस, ये यहाँ पे क्या है 2 माइनस। तो प्लस को क्या पसंद है, माइनस। आपको भी कुछ ना कुछ पसंद होगा, खैर वहां तक नहीं जाते। अच्छा, बहुत से बच्चे वहां चले होंगे, वापस आ जाओ, है ना। तो यहाँ पे रहा H2, ठीक है भाई, पॉजिटिव ही निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो Zn कहां से मिल गया, H2SO4 से मिल गया, तो जिंक सल्फेट उसने बना दिया, प्लस H2 गैस रिलीज हो गई। देखो क्वेश्चन में वो हमसे क्या भी रहा था, हमने वही चीज किया, लेकिन वो कह रहा है कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। अच्छा, हमें पता चल गया कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। जिंक हमारा मोर रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और ये रिएक्शन हो कौन सी रही थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही थी। सभी को अच्छे समझ। अब आओ थोड़ा सा बीएससी लेवल में हल्का समझ लेते हैं। समझना क्या रहेगा भाई, क्लास 12 की इधर है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएससी लेवल का उतना स्टैंड भी नहीं करता है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा क्या कहते हैं, उनको फेल नहीं करवाना, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी रखते हैं। सर ये इजी नहीं है ना, इजी है नहीं है। अच्छा, थिंक हैज मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इतना 0.76, लेकिन माइनस का वोल्ट कंपेयर, अच्छा कॉपर का कितना होता है, प्लस का 0.34, ठीक है। तो दिस मींस Zn is more readily oxidized loosely electron then H2SO4 can be reduced gain electron। देखो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। देखो यहाँ पे पहले थोड़ा समझ लो। Zn है, इसकी वैल्यू दे रखी हुई है माइनस का 0.76। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोजन जिसका दे रखा होता है 0.0, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कॉपर का जिसका हमारे पास दे रखा होता है 0 प्लस का 0.34 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है फ्लोरीन का जिसका मेरे पास आई थिंक 2.86 कुछ ऐसे ही होता है यार, अगर गलत हो तो माफ करना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है Zn 2 प्लस से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो ये बनाता है। हाइड्रोजन होता है वो H2 से, है ना, वो H2 से वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो 2H बनाता है, यानी 2H प्लस बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अरे सॉरी ये क्या हो गया, वो H प्लस से प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो हाफ H2 बनाता है, हाफ H2, ठीक है। ये कॉपर में क्या होता है, वो Cu2 प्लस होता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाता है। फ्लोरीन हमारा 2F माइनस होता है, तो यहाँ से क्या होता है, फ्लोरीन होता है, यहाँ पे प्लस वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहाँ पे 2F माइनस बनाता है, ठीक है। ये रहा फ्लोरीन। अच्छा, ये मैंने लिखा क्यों है, ये मैंने समझाने के इसलिए लिखा है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है भाई। जिंक देखो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में, ये सब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन शो करना, इसका मतलब टू गेट रेड्यूस्ड, वो रेड्यूस हो रहा है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो कितना, मतलब सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल देखो कितना ज्यादा है, प्लस का 2.86, यानी वो तुरंत रेड्यूस्ड होगा, क्या होगा, तुरंत रेड्यूस्ड होगा। और ये हमारा बहुत कम रिड्यूस होना चाहता है, इसीलिए जिंक का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसके मतलब ये सीरीज जो बताती है, ये बताती है नीचे आते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। देखो ध्यान से समझना, यहीं पे बच्चे अपना सारा फोकस खो देते हैं। नीचे आते वक्त रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, ऊपर जाते वक्त ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ता है। भाई इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होना ही नहीं चाहता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका प्लस में तुरंत रिड्यूस होना चाहता है। इसीलिए ऊपर से नीचे आते वक्त जो रेड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए ऊपर से नीचे आते वक्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता है और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। अब जिंक हमारा क्या होता है, उसकी रिएक्टिविटी सीरीज देखो, वो क्या होना चाहता है, वो रिड्यूस नहीं होना चाहता, लेकिन तुरंत ऑक्सीडाइज होना चाहता होगा। तुरंत क्या होना चाहता होगा, ऑक्सीडाइज। और कॉपर क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में, इसका मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है। इसीलिए, और यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम लोग कॉपर को H2 के साथ रिप्लेस करा देंगे,
कॉपर अभी क्या है, जीरो में है, न्यूट्रल है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, तो कॉपर सल्फेट बनाएगा जिसकी वैलेंसी हो जाएगी 2+, यहाँ पे हो जाएगा 2-। भाई वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होती है। अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा सा फील आया कि कैसे क्या हो रहा है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे पहले मैंने आप लोग को बताया H2SO4 का, देखो H2SO4 की ब्रेकिंग होती है 2H प्लस प्लस SO4 2-। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0, इसका जो होता है वो होता है 0.16, तो 0.16 और 0 ऐड करेंगे तो 0.16 आता है, ठीक है। This means Zn is more reactive than loose electron than H2SO4 can easily gain electrons. यहाँ पे क्या होता है, and as a result Zn reacts with H2SO4 transferring of electron to reduce H plus ions to get H2 gas। भाई ये क्या हो रहा है, ये अपने आप को रिड्यूस्ड कर रहा है, देखो ना H प्लस से किस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस है H2 में कन्वर्ट हो गया, 2H प्लस से किस में चला गया, 0 में चला गया, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो सामने वाले का क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक देखो 0 हो गया 2+, जिंक देखो क्या हुआ, रेड ऑक्सीडाइज हुआ, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज ही होना चाह रहा है। अब क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कॉपर विद अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इज लेस लाइकली टू बी ऑक्सीडाइज, वो ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहता है कंपेयर टू द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2SO4, ठीक है। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नो रिएक्शन अकर्स। आप सभी को अच्छे से समझ आया, यही था इसका पूरा प्रोसीजर। अब इतना बढ़ा चढ़ा के वो इसलिए लिखा है क्योंकि ये 5 मार्क्स का है और हम बीएससी में लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने मन से इसको अच्छे से थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज लिख करके आप एग्जामिनर को समझा करके, नहीं देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हाँ काटना नहीं मार्क्स, तो थोड़ा सा वो नहीं काटेगा मार्क्स। क्वेश्चन नंबर इसके बी की पार्ट बात करते हैं। कॉपर सल्फेट Na2CO3 बोथ आर सॉल्ट्स, हाँ सॉल्ट्स हैं, ठीक है, बट देयर aqueous solution shows acidic and basic characters। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, कार्बोनेट हमारा बेसिक कैरेक्टर में आता है, ठीक है, कार्बोनेट हमारा सब बेसिक कैरेक्टर में आता है, और सल्फेट हमारा एसिडिक कैरेक्टर में आता है। अच्छा ये एसिडिक कैरेक्टर में क्यों आता है, क्योंकि ये रिलीज होता है H2SO4 में से, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, किसका पार्ट है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो इसी वजह से SO4 हमेशा किसी के भी साथ मिलके एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो सर कार्बोनेट भी तो H2CO3 से मिलता है, ये भी तो हमारा कार्बोनिक एसिड है, तो ये हमारा बेसिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है, क्योंकि ये वीक एसिड है। ये क्या है बच्चों, ये वीक एसिड है, और वीक एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, CO, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा CO3, जो कि हमारे पास क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है। कुछ यहां तक बात समझ आई, और चलो मेथड देखते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट होता है, व्हेन कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कॉपर और सल्फेट आयंस में ब्रेक हो जाता है इस तरह, ठीक है। भाई आयंस हमेशा वाटर में ही ब्रेक होते हैं, एक्वस स्टेट में, मॉल्टेन स्टेट में ही ब्रेक होते हैं। बात करते हैं हाउएवर सल्फेट आयन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड डिसॉल्व नियरली कंप्लीटली इन वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली वाटर में अपने आयंस को लूज कर देते हैं, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला जिससे भी मिलेगा वो उसमें अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, इसीलिए सोडियम सल्फेट में एसिडिक कैरेक्टर शो होता है। एज अ रिजल्ट दीज आयंस फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड are free to move around to the solution making the copper sulfate solution slightly acidic। यहाँ पे कह रहा है जो H प्लस आयंस हैं, भाई एक बात बताओ H2SO4 है, ये वाटर में है, और मैंने सोडियम को वाटर में डाला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट तो मिल रहा है, लेकिन H प्लस तो वो किसी के साथ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन वाटर में बढ़ती जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस आयंस का फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, और वो इधर उधर पूरे सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, क्योंकि H प्लस आयंस बढ़ते जा रहे हैं, और जिस भी सॉल्यूशन में H प्लस आयंस बढ़ते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर भी तो बढ़ता है। तो कॉपर सल्फेट स्लाइटली मेरे पास, अच्छा सोडियम सल्फेट नहीं था, सॉरी कॉपर सल्फेट था ना, तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा। सोडियम किसके साथ था, कार्बोनेट के साथ था ना, हाँ। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। व्हेन सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करोगे तो सोडियम और कार्बोनेट में टूट जाएगा, देखो इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, कार्बोनेट हमारा एक्ट एज अ वीक बेस की तरह एक्ट करेगा। वीक बेस जो होते हैं वो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, तो उतने अच्छे से अपने आयंस को लूज नहीं करते। अगर उतने अच्छे से अपने आयंस को लूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब H प्लस आयंस तो बढ़ेंगे नहीं, और इसका मतलब बेस है तो OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक।
यहाँ पे देखते हैं वीक बेस रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स स्मॉल एक्सटेंट एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, भाई H प्लस आयंस लूज ही नहीं हो रहे फ्रॉम अ वाटर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस। तो देखो कार्बोनेट है, वाटर में इसको रिएक्ट कराया तो यहाँ से क्या बनाएगा HCO3 बाय कार्बोनेट, क्या होता है बाय कार्बोनेट, और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज द सॉल्यूशन pH मेकिंग द Na2CO3 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास बेसिक, क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। तो सभी को अच्छे समझ आए। तो यहाँ तक था हमारे पास 10 का A और B पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे C और D पार्ट। इसके बाद हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर क्या हो जाएगा पूरा फिनिश्ड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे बच्चों फिफ्थ सेमेस्टर का। कौन सा पेपर लगाएंगे फिफ्थ सेमेस्टर का। तो आप लोग से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर जो भी बच्चा बीएससी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहा है फर्स्ट सेमेस्टर से हमारे पास सिक्स सेमेस्टर तक, तो उसको मैं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस खाली हमारे पास आओ, या घर पे नहीं, ठीक है, चैनल पे आओ, बस खाली एक बार चैनल पे आओ, आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी प्रिपरेशन टिप्स, आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना चाहिए, कैसे आपको एग्जाम देना चाहिए, MCQs, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।